फ्रेंड्स, मेरे चैनल एसएसटी स्टडी जोन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएसटी के एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएसटी की तैयारी के लिए परेशान हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बस हमारे वीडियोस का फुल बेनिफिट लेने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल था, यूज़फुल नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। विश्वास करिए, अगर आपने एक बार भी वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकार। इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करती तो इतनी बड़ी वीडियो हो जाती कि आप देखते देखते बोर हो जाते और कुछ समझ में भी नहीं आता। इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे 4 पार्ट्स बनाए हैं। आप चाय पीते पीते या टहलते हुए भी एक पार्ट तो बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए 10 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर सोचने वाली बात है। इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी छोटे छोटे पार्ट्स में देखने से, और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मूल अधिकार क्या हैं। मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास शामिल है, तथा नैतिक, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास है, के हेतु आवश्यक हैं। ये भौतिक एवं नैतिक विकास के साथ साथ राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। मूलाधिकार एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के सर्वांगीण यानी सभी प्रकार के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। व्यक्ति एवं समुदाय विशेष को शोषण से मुक्ति प्रदान करने में मूलाधिकारों की भूमिका विशेष है। ये मूलाधिकार बच्चों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण भी सुनिश्चित करते हैं। विश्व में मानव अधिकारों की घोषणा यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है या विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, उन्हें ही मूल अधिकार कहा जाता है। यानी इन अधिकारों के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना असंभव है। प्रत्येक देश का संविधान, वो चाहे लिखित हो अथवा अलिखित, संविधान में मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध, यहाँ उपबंध का क्या अर्थ है? उपबंध का अर्थ होता है प्रावधान, यानी कि संविधान में मूल अधिकारों का क्या प्रावधान है। तो पहला पॉइंट है इसका, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। यानी कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, जो कि आता भी है पेपर में, कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरा पॉइंट देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हो, कई बार आते, रिपीटेड क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में, यानी किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इस कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। यहाँ मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है ये भी देख लेते हैं। अब चूंकि इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो हमारे मन में ये बात आएगी कि आखिर ये मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा दरअसल अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यानी वो जारी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सामंतों के दबाव में उसने ये घोषणा पत्र जारी किया। ये नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था, और चूंकि ये अधिकारों से संबंधित था, इसलिए तब से जब कभी भी अधिकारों की बात होती है तो उसे मैग्ना कार्टा का नाम दे देते हैं। हाँ, यहाँ ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले 1789 ईस्वी में 789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आता है कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने और कब अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। तो सही ऑप्शन आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान दिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
मूल संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे तो वर्तमान में 6 कैसे हैं? तो ये ऐसे इसलिए है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इससे कई सारे बनते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में जो बार बार आते हैं, जैसे कि एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि मूल भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया, तो सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया। फिर कई बार ये पूछ लेते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो इसका सही आंसर आप लोग देख ही रहे हैं कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार के रूप में है, जबकि पहले हम लोगों का संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था और तब ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत भारतीयों को कोई भी मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करते हैं व सशक्त नागरिक का निर्माण करते हैं, जिससे वे राज्य की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध जता पाते हैं। तो ये हो गया, यानी कि राज्य जब कभी नागरिकों के मूल अधिकारों का किसी प्रकार से दमन करता है तो राज्य अपने मूलाधिकारों का प्रयोग करके अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके न्यायालय की शरण ले सकता है। अब मूल अधिकारों की बात हो रही है तो मूल अधिकारों की विशेषताएं भी देख लेते हैं। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, अर्थात इन अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक या प्रहरी कहा जाता है। यही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब कभी किसी को भी ये लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो प्रभावित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 जज हैं, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके सिवा 33 जज अन्य। तो इस न्यायालय के निर्णय को आप कहीं चुनौती नहीं दे सकते। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि वो सर्वोच्च न्यायालय उसके नाम में ही है सर्वोच्च, यानी उससे ऊंचा कोई नहीं है, तो उसके निर्णय को फिर कौन चुनौती दे सकता है? तो इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका अर्थ ये है कि जब वो किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो न्यायालय की शरण लेता है और न्यायालय फिर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो उस व्यक्ति को उसके अधिकार दिलवाएगा। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं, यानी कि राज्य भी अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का कभी हनन करे तो व्यक्ति को ये अधिकार इसीलिए प्राप्त हैं कि वो राज्य से अपने अधिकारों को ले सके। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त निर्बंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। युक्त निर्बंधन का क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। युक्त निर्बंधन का अर्थ ये है कि किसी भी देश में नागरिकों के अधिकारों को असीमित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उनकी भी एक उचित सीमा होती है। किसी सीमा के बाहर उनको अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों को ऐसे अधिकार भी नहीं प्रदान किए जा सकते जो पूरे समाज के लिए अहितकर हों। वास्तव में विधि अर्थात कानून के द्वारा नियंत्रित स्वतंत्रता ही उचित है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इंसान को असीमित स्वतंत्रता मिल जाए तो वो निरंकुश हो जाएगा, फिर वो जो समाज है वो समाज कहाँ रह जाएगा, वो तो जंगल राज बन जाएगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के तहत राज्य को यानी कि देश को भारत की प्रभुता और अखंडता की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि हितों की रक्षा के लिए निर्बंध अर्थात रोक लगाने की शक्ति दी गई है। अर्थात ये परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं, यानी कि भारत की प्रभुता और अखंडता को कोई खतरा हो, लोक व्यवस्था को कोई खतरा हो, शिष्टाचार आदि की रक्षा के लिए राज्य जो है मूल अधिकारों पर रोक लगा सकता है।
चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। ये अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन से पहली बात तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा इस पॉइंट से कि संसद को संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, तो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है, जिसके तहत ये संविधान को घटा बढ़ा सकती है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव कर सकती है जो समयानुकूल हो। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो फिर ये बात मन में आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 आखिर है क्या और ये कब लगता है? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तो उसके कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यानी देश में जब कोई युद्ध होने की संभावना हो देश के साथ किसी अन्य देश से, या बाह्य आक्रमण का कोई खतरा हो, या फिर सेना वगैरह में सशस्त्र विद्रोह होने का कोई खतरा हो, तो राष्ट्रपति ये अनुच्छेद 352 लगा सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय जो आपातकाल लगता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। इसके दौरान जो अनुच्छेद 20 व 21 में मिले हैं अधिकार, सिर्फ वही अधिकार रहते हैं, बाकी सारे अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अब देखिए आइए, संविधान में वर्णित मूलाधिकार, यानी कि संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार मूल रूप से मिले हैं, तो ये 6 अधिकार हैं जो मूल रूप से भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। इस अधिकार के जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि भारतीय संविधान की नज़र में भारत के सभी नागरिक एक समान हैं, उनमें भारतीय संविधान कोई भेदभाव नहीं करता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय सरकार की ओर से प्राप्त हैं या संविधान की ओर से प्राप्त हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कुछ स्थितियों में शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए है क्योंकि भारत क्योंकि पंथ निरपेक्ष अथवा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसी अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। तो इस अधिकार के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं या समुदाय हैं, समूह हैं, उनकी अगर भाषा, लिपि है, संस्कृति है जिसके भविष्य में उन्हें लोप हो जाने का भय है, तो वे उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के, फलने फूलने के अवसर देने के लिए प्रयास कर सकते हैं। छठा अधिकार है जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। इस अधिकार के अंतर्गत अगर भारतीय नागरिकों के किसी भी मूल अधिकार का हनन किसी भी संस्था या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो न्यायालय की शरण लेता है और न्यायालय फिर उसके मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये जो आपके 6 मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों के संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद को वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो अगर यहाँ डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक को क्लिक करके आपको वीडियो के सेकंड पार्ट को देख लेना चाहिए। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिसे क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हमारे सभी वीडियोस की PDF भी मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।